Hello everyone. So today we are going to discuss about HR in knowledge economy and HR in virtual organization. So let's start. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज इकोनॉमी में क्या पार्ट है एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो रोल प्ले करती है. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. नेम ही सजेस्ट कर रहा है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि जब हमारी जो कंपनी है वो वर्क कर रही है बट एक वर्चुअल स्पेस पे वर्क कर रही है, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, सब नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जब वर्किंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेम्परेरी और परमानेंट कलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल और ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग इन ऑर्डर टू अचीव गोल. कि जिसमें या तो हम वो टेम्परेरी रख सकते हैं या फिर वो परमानेंट एग्जिस्टेंस वाली कंपनी हो सकती है. टेम्परेरी क्या होगी, जिसका एक पर्टिकुलर गोल है, उस कंपनी को वो अचीव करना है, उसके बाद वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी. और एक कंपनी क्या हो सकती है जो परमानेंटली एग्जिस्ट करेगी, उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है. सो हम टेम्परेरी गोल के लिए भी हो सकते हैं या परमानेंट गोल के लिए भी हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग लोकेशन के यानी कि डिफरेंट लोकेशन पे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो जब इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि नेटवर्क के थ्रू इकट्ठे एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज उनके बीच में कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, एंड वो मिल के वर्क करते हैं. दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की. फर्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. बिकॉज आपकी कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहां पे आपको जाना है और वर्क करना है कि आपका टॉप लेवल डिपार्टमेंट है, ये मिडिल लेवल है, ये ऐसा कुछ नहीं है. इसकी वजह से आपकी जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, काफी फ्लैट होती है. जैसे हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से क्या है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ब्रॉडली कैसे हम डिफाइन करते हैं, या तो टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं. टोल का मतलब सबसे पहले एक है, उसके अंडर दो वर्क कर रहे हैं, देन फिर से कोई और वर्क कर रहा है, अंडर वर्क करते जा रहे हैं. सो ये हमारा क्या होता है, टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि हायरार्की बहुत ज्यादा है. बट फ्लैट में क्या होता है, एक ही है और उसके अंडर नंबर ऑफ पर्सन वर्क कर रहे हैं. सो बिकॉज उसमें इतनी हायरार्की नहीं है तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल हो सकती है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे ही ये उसका बॉस है, ये उसका बॉस है, तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते. हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, बहुत ईजी हो जाती है एंड इनफॉर्मल हो जाती है. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मैंने बताया कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सो ज्यादातर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, फ्लैट होता है. गोल ओरिएंटेड, उसके मीनिंग में ही सजेस्ट है कि वो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है. वो किस बेस पे होती है, उनका गोल क्या है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी अगर वर्क कर रही है तो उनके पीछे उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है. सो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है. कस्टमर ओरिएंटेड है. कस्टमर ओरिएंटेड मीन्स जिनको ये सर्व कर रही है उन्हीं के लिए ये वर्क करती है. अगर ये कुछ प्रोडक्ट बना रही है, कुछ सर्विसेज बना रही है, कोई टेक्नोलॉजी बना रही है, जो भी प्रोवाइड कर रही है, किसके लिए कर रही है, अपने कस्टमर के लिए कर रही है. सो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है. अब्सेंस ऑफ अपैरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत ही जाहिर सा यानी कि अपैरेंट स्ट्रक्चर है कि ये तो होना ही है, वैसा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. बिकॉज ये सब क्या है, नेटवर्क के थ्रू डील करते हैं और नेटवर्क हमें विजिबल थोड़ी है कि हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है. एक अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग नेशन में बैठ के लोग वर्क कर रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट. सो हमारा जो अपैरेंट स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर नहीं होता है. एंड स्टाफ्ड बाय नॉलेज वर्कर्स, यानी कि इसमें कौन वर्क करते हैं, नॉलेज वर्कर्स वर्क करते हैं जो हाईटेक होते हैं, यानी कि जिन्हें टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज होती है, वही इसके अंदर वर्क करते हैं. नॉलेज इकोनॉमी के वर्कर्स इसके अंदर वर्क करते हैं. रिक्वायरमेंट फॉर एचआर इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क करते हैं यानी कि नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कौन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम जब हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमने सिलेक्शन किया, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने कैंडिडेट्स के अंदर ढूंढते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ गाइडेड एंड मोटिवेटेड. बिकॉज हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फिजिकल मीटिंग्स नहीं होती हैं कि आप आ रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलकर काम करना है. सो ऐसा नहीं होगा कि आपका एम्प्लॉय है वो आप एम्प्लॉयर जो है वो आपको मोटिवेट कर सकता है. रोज आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होगा. एक मीटिंग हो सकती है, महीने में एक हो सकती है, साल में एक हो सकती है, तब आपको मोटिवेट किया जा सकता है ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू. बट रोज आपको, बिकॉज आपके कोई फ्रेंड्स आपके साइड में वर्क नहीं कर रहे होंगे, आपके कलीग्स वहां नहीं होंगे, सो इसकी वजह से आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा. इसीलिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे चाहिए होते हैं, जो खुद सेल्फ गाइडेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी होनी चाहिए। जो भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं वो इजीली कन्वे कर सकें। अडेप्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और टेक्नोलॉजी क्या है, इमर्जिंग है, वो चेंज होती रहती है। सो हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी कैसे होने चाहिए, अडेप्टेबल होने चाहिए, कि चेंजेस को वो रेसिस्ट ना करें, अगर चेंजेस होते हैं तो वो उन्हें अडेप्ट करें, इजीली एक्सेप्ट कर लें। रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, यानी कि वो रिजल्ट पे फोकस्ड होने चाहिए, उनको रिजल्ट मैटर करता हो, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, अगर उन्हें दिया गया है, जो टारगेट उन्हें दिया गया है वो उसके ऊपर फोकस्ड होने चाहिए। टेक्निकल सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए टेक्नो पे, यानी कि टेक्निकल फ्रेंडली होनी चाहिए, उस पर टेक्नोलॉजी पे वर्क करना उन्हें आना चाहिए, बिकॉज वो किस पे वर्क करेंगे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क करना है तो टेक्नोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए। देन नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स, वर्किंग की, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है, यहाँ कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेजर एचआर इशू फेस्ड इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़े इश्यूज क्या फेस किए जाते हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स फेस करती है। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड अंडर द टाइम प्रेशर, यानी कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हो, हमने देख लिया कि ये सारी चीजें हमें रिक्रूटमेंट के टाइम देखनी होती हैं कि सिलेक्ट किसे करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हमारा एक लिमिट होता है कि इतने दिनों में हमें इतने एम्प्लॉयज को लेना है, सेलेक्ट करना है। सो हम अच्छे से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हें इतनी इजिली इवेल्युएट नहीं कर सकते, और ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा वो सेल्फ गाइडेड है या नहीं, मोटिवेटेड है या नहीं, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी इतनी अच्छी है या नहीं। सो इन सब चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, बट हमें उतना टाइम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिकॉज सब अपने अपने अलग अलग प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, कोई अपने घर पे वर्क कर रहा है, कोई किसी और प्लेस पे वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, ये सब डिफिकल्ट बन जाता है जो एचआर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके लिए। एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट इसमें है ही कि हमारे सेलेक्ट करना कि हमने राइट पर्सन सेलेक्ट किया है या नहीं, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, बिकॉज इजीली हम इन सब चीजों को इवेल्युएट नहीं कर सकते जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर होती हैं। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, यानी कि अगर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया फर्स्ट, तो अगर उसमें वीकनेस आती है कि ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसे मैनेज करने में भी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज हम उन्हें 1-to-1 जो है एक पर्सनल मीटिंग के साथ उन्हें फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो इतना अच्छा पर्सनल टच नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में उतनी हेल्प नहीं कर सकते। सिमिलरली परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज अप्रेजल के टाइम हमें उन्हें इवेल्युएट करना होता है, उनकी स्किल्स को देखना होता है, एबिलिटीज को देखना होता है, कॉम्पिटेंसेस को, बट विदाउट मीटिंग, विदाउट उनकी जो पर्सनल या फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू हम नहीं देख सकते, जिसकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें भी डिफिकल्टीज आती हैं। जॉब इज शॉर्ट टर्म, जो आपकी टेक्नो इसमें होती है, जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जॉब की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। ऐसा भी हो जाता है कि ऑटोमेशन वर्किंग आ गई, तो जो काम अब रोबोट कर सकते हैं, कंप्यूटर खुद कर रहे हैं, वो अब हमें उसके लिए एचआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें जॉब क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकती है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर हम फिजिकल प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो हम बाकियों को देख के सीख सकते हैं, बट अगर हम साथ काम ही नहीं कर रहे, सब अपने अपने प्लेस से वर्क कर रहे हैं, तो हम जो दूसरों को देख के सीख सकते थे वो यहाँ क्या है, मिसिंग है। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या होती हैं कि इसमें कॉस्ट कम लगती है, बिकॉज आपको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता, कोई बेंच, ये सब जो स्टेशनरी क्रिएट करनी होती है, ये सब आपको प्रोवाइड नहीं करनी होती है। इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय को क्या लगता है कि वो अपने फ्लेक्सी टाइम कर सकता है, जब उसका मन करेगा तब वो वर्क करेगा, जहां से उसका कन्वीनियंस है वहां से वो वर्क कर सकता है, घर से वो वर्क कर सकता है, तो जिसकी वजह से उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाती है। अगर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज उन्हें क्या मिलते हैं, फ्लेक्सिबल हार्स मिलते हैं, यानी कि उन्हें 8 घंटे काम करना है, अब वो अपने 24 घंटे में से खुद निकाल लें कि उन्हें कौन से 8 घंटे अपने काम को देने हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एंड हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बिकॉज वो खुद ही अपनी वर्क लाइफ को और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे मैनेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सो हमने नॉलेज इकोनॉमी और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करना था, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी के अंदर एचआर कैसे रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी इज इन मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द प्लानिंग, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग ऑफ नॉलेज फॉर द अर्निंग इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए जो काम लोग करते हैं, जो जॉब परफॉर्म करते हैं। सो नॉलेज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या जॉब परफॉर्म करते हैं,
नॉलेज को कलेक्ट करने का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिसिमिनेट करने का, उसी को प्रोसेस करने का, उसी को स्टोर करने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है नॉलेज के रिगार्डिंग किया जाता है, नॉलेज के आसपास जो वर्क होता है वही किया जाता है। किस इकोनॉमी में? वही हमारी क्या होती है? नॉलेज इकोनॉमी। यही है हमारी टिपिकली अ नॉलेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड। सो एक नॉलेज इकोनॉमी के अंदर जो नॉलेज मैनेजर होते हैं, नॉलेज इकोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेंगी वो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, और उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक वर्कर मैनेजर को परफॉर्म करनी होती है वो क्या है? एनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। अगर हम नॉलेज इकोनॉमी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो एक एचआर मैनेजर की ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनकरेज करे नॉलेज शेयरिंग के कल्चर को, यानी कि नॉलेज के कल्चर को एनकरेज करे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पे वर्किंग हो, इस कल्चर को वो क्या करे? एनकरेज करे। एंश्योर करे कि एम्प्लॉयज जो है वो अवेयर हैं कि कैसे नॉलेज को मैनेज करना है, कैसे नॉलेज को प्रोसेस करना है। अगर हमने नॉलेज शेयरिंग कल्चर को एनकरेज कर दिया कि हाँ आपस में नॉलेज की शेयरिंग होनी चाहिए, नॉलेज पे वर्किंग होनी चाहिए, बट अगर हमारे एम्प्लॉयज को पता ही नहीं कि नॉलेज के साथ कैसे डील करना है, नॉलेज के साथ कैसे वर्क करना है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो एचआर को ये भी एंश्योर करना होता है कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें पता है कि कैसे नॉलेज पे वर्क करना है। मेक श्योर दैट राइट नॉलेज गोज टू द राइट पीपल, और ये भी देखना कि नॉलेज की जो वर्किंग हो रही है उसमें राइट नॉलेज राइट पर्सन के पास जा रही है, जिसके पास जो नॉलेज पहुंचनी चाहिए वही जा रही है, कोई भी मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हेल्प करना न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए, न्यू नॉलेज को कैप्चर करने के लिए हेल्प करना। मॉनिटर करना प्रोग्रेस को कि क्या हम सही से जो हमारी नॉलेज है उसे जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब चीज़ों को फेस करना, उन्हें हेल्प करना कि हम उनको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, यानी कि अगर हमें ये लगता है कि कोई कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, तो उस चीज़ के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो बेटर नॉलेज वर्किंग कर सके। बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज इन एंटरप्राइज, कि एक एंटरप्राइज के अंदर नॉलेज के क्या बेनिफिट्स हैं, वो नॉलेज से क्या कर सकती है। फर्स्ट इज न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज नॉलेज क्या है, एक अपमोस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे पीक पे जो होता है, सबसे पहले डाटा है। डाटा जो हमें, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, डाटा से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो मीनिंगफुल होती है, और इंफॉर्मेशन से भी हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। सो नॉलेज हमारे लिए एक तरीके से विजडम है जो हमें बहुत बेटर बनाने में काम करती है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को कैसे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज कैसे कंट्रीब्यूट करती है कि न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी आएगी, इंप्रूव करती है, लर्निंग को एसिलरेट करती है, यानी कि इंप्रूव के साथ साथ हमारी जो लर्निंग है वो बेटर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एनहांस करती है टीम कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को, बिकॉज इजी नॉलेज शेयरिंग होगी। अगर नॉलेज शेयरिंग कल्चर होगा, अच्छे से मैनेज करेंगे, सो हमारी टीम का कोलैबोरेशन भी इंक्रीज होगा। इंप्रूव करती है फ्लो ऑफ नॉलेज को, हमारी जो नॉलेज मैनेजमेंट है एक एंटरप्राइज के अंदर, अगर हम नॉलेज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, नॉलेज पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सो जो हमारा फ्लो है, यानी कि राइट पर्सन के पास राइट नॉलेज पहुंच रही है, उस चीज को भी क्या करती है? ये इंप्रूव कर देती है। एंड अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट लॉयल कमिटेड टैलेंट, अगर हमारी जो नॉलेज है, एक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के ऊपर वर्क कर रही है, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, रिटेन कर सकती है अपने एम्प्लॉयज को, बिकॉज नॉलेज अगर हमारी इकोनॉमी है तो नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज वर्कर्स ही वर्क करते हैं, और नॉलेज वर्कर्स किस चीज के साथ फ्रेंडली हैं? नॉलेज के साथ वर्क करने में फ्रेंडली है, और उन्हें ये लगता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉलेज पे अच्छे से वर्क कर रही है, हमें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। सो ऑटोमेटिकली आप उन्हें क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। द रोल ऑफ एचआर इन नॉलेज मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर एचआर के क्या रोल हैं। अभी तक हमने क्या किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, अब हमारे क्या रोल क्या हैं। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट्स, यानी कि टीम एफर्ट्स को, अभी हमने देखा कि अगर हमारी नॉलेज अच्छे से वर्क करती है तो हमारे टीम एफर्ट्स अच्छे हो जाते हैं, बट वो अपने आप नहीं होते, टीम कोलैबोरेशन अपने आप अच्छा नहीं होता। उसके लिए किसे रोल प्ले करना होता है? एचआर को रोल प्ले करना होता है कि नॉलेज को इस तरीके से यूज करना कि हमारी टीम के बीच में कोऑपरेटिवनेस, कोलैबोरेशन इंक्रीज हो जाए। नॉलेज, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, यानी कि एक रोल क्या होता है कि अगर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना कि वो सही से शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं, सही से वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो उनके आउटकम है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है और जो एक्चुअल में उन्हें किया है वो दोनों सेम है या नहीं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, टैलेंट मैनेजमेंट करना, बिकॉज नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है?
टैलेंट है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के की पर्सनल्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, तो उन्हें मैनेज करना, उन्हें रिटेन करके रखना, ये भी हमारी एचआर का ही वर्क होता है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, यानी कि इसमें रोल में हमारे क्या आ जाते हैं, जो सेम एचआर के रोल होते हैं वही रोल उन्हें क्या करने पड़ते हैं, नॉलेज में भी वर्क करने पड़ते हैं। बिकॉज इकोनॉमिक कोई भी हो, एचआर को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा या फिर टैलेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज कितने तरीके की होती है? बेसिकली नॉलेज दो तरीके की होती है, दैट इज टैक्टिक नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है? जब आप बिहेव करते हो, जब आप एक्ट करते हो, आपके एक्शंस में, आपकी एक्टिविटीज में जो नॉलेज शो हो जाती है कि आपके अंदर इस चीज की नॉलेज है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज। एंड टैक्टिक नॉलेज क्या होती है? एक तरीके की हिडन नॉलेज है, जिससे आप भी अवेयर नहीं हो कि आपके अंदर वो नॉलेज है, बट आपका वो पोटेंशियल हमें मीन्स हिडन होता है, हमें पता चलता है। जब हम उस पर वर्क करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमें नॉलेज थी, हमारी एक्टिविटीज से, हमारे एक्ट से शो नहीं होता, बट इंस्टेंटली जब आपको वो परफॉर्म करना होता है तो तब आप वो परफॉर्म कर जाते हो, तब हमें पता चलता है कि ये हिडन नॉलेज भी आपके अंदर थी। जैसे कई बार आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको ये चीजें आती है, जब आप उसे एक्चुअल में परफॉर्म करते हो तब आपको पता चलता है कि ये आपको आता था। सो सिमिलरली जो नॉलेज आपकी दिखती है कि हाँ ये नॉलेज है, वो हमारी क्या होती है? एक्सप्लिसिट नॉलेज। और टैक्टिक नॉलेज जो शो नहीं होती बट फिर भी है, दैट इज टैक्टिक knowledge. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep support.